आदाब साथियों, मानव आवाज़ सहारनपुर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी प्रदीप कुमार एडवोकेट द्वारा अंबाला रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहां 4 मई को जिला प्रशासन द्वारा सत्ता पक्ष की उंगलियों पर नाचते हुए खुलेआम लोकतंत्र की हत्या किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा, चुनाव केवल भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए साम दाम दंड भेद वाली नीति अपना किया गया, जहां मुस्लिम समाज को वोट प्रयोग न करने देना, उनके मौलिक अधिकारों का हनन किए जाने का काम किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप कुमार एडवोकेट ने निर्वाचन आयोग से स्वतः संज्ञान लेकर सहारनपुर महापौर सीट पर हुआ चुनाव रद्द कर रीपोल कराने की मांग की। हम इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है। हर वोटर का लोकतंत्र में हक है कि वो अपने मत का प्रयोग करे। ये जानबूझ के चलाया गया डंडा है और मुझे खुले तौर पे कोई कहने में दिक्कत नहीं है। मुसलमानों को जानबूझ के वोट डालने से रोका गया। मुसलमानों में इस देश, प्रदेश और प्रशासन भय पैदा कर रहा है और कांग्रेस इसीलिए मैदान में है। नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद सर, मैंने बोला कि ये कंबाइंड पोलिंग स्टेशन ऑफ दीज 3 वार्ड्स 36, 50 और 60, ये भी मेरा मैसेज में है। उसके बाद उनका जवाब आया, डियर सर, समाधान हेतु सेक्टर मजिस्ट्रेट साहिबान को निर्देश दिया गया है। मैंने लिखा है वेटिंग हेयर और मैंने लोकेशन भी उन्हें भेजी ताकि भाई अधिकारी हैं, बहुत बड़ा शहर है, 6,23,000 वोट हैं, कहाँ बूथ है आपको पता ही ना हो। तो मैंने व्हाट्सएप लोकेशन भी शेयर करी, लेकिन कोई नहीं आया, कोई भी वहां पे नहीं पहुंचा। मैंने वीडियोस बनाए, ऊपर चढ़ के वीडियो बनाए, तमाम तक किस तरह से लोग वहां दूर दूर तक लाइनें लगी हुई थी। जो अधिकारी वहां पहुंचे, मैंने ये कहा भी कि कहीं एक लाइन खिंचवा दो। अगर तरीका ये है कि इस 5 बजे तक गेट के अंदर जो आ जाएगा उसको वोट डालने दिया जाएगा, मैंने कहा इनके पीछे कोई लाइन मार्क करा दो ताकि ये काउंट हो जाए कि ये लोग 5 बजे से पहले लाइन में थे। लेकिन उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो ये पूरी तरह से जानबूझ के साजिश है भारतीय जनता पार्टी को जिताने की और विपक्ष को बाहर करने की। इसके बाद मतलब ये अन्याय है। मुझे चुनाव की हार जीत के कोई फर्क नहीं है। हाँ, मेरे 4 वोटर भी थे इस लाइन में, उन्हें वोट डालने से रोका गया। अब बात होती है कि हम क्या करने जा रहे हैं, जिसके लिए खास उद्देश्य था। लीगल रेमेडीज 3 अवेलेबल हैं। इलेक्शन पिटीशन जो मेयर के लिए डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ लाई करेगी। दूसरा होता है रिट पिटीशन, कुछ लोग कंफ्यूज होने की रिट लाई नहीं करती। हाँ, मेरे आदमी हैं जो नाम से, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन हुआ है, राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, उनकी रिट लाई करती है। और तीसरा होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो इस पूरे चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देगा। वो भी एक तीसरा एंगल है। आज ये डिसाइड हो जाएगा, हम इनको फाइल करने जा रहे हैं एंड वी विल मेक अ ट्राई। अगर सरकार और प्रशासन नहीं कर पाई तो मैं चाहूंगा कि इसका रिजल्ट रोका जाए या तो सरकार खुद रोके। सरकार और प्रशासन इस गुंडागर्दी से मतदान कराए हुए चुनाव के ढोंग को खुद विड्रॉ कर जाए और कोई काउंटिंग इस चुनाव में नहीं होनी चाहिए। रीपोल होना चाहिए इस चुनाव का। ये चुनाव पूरी तरह से अवैधानिक है और आशा करता हूं कि मैं पीड़ित हूं, मेरा दर्द है। मेरा हर उस भाई को जिसने डंडे खाए इस आधे शहर में, वोट डालने गया नागरिक, इस देश का सम्मानित नागरिक, वो डंडे खा रहा था, उसमें भय पैदा किया गया है। तो ये निष्पक्ष चुनाव नहीं है। हम इसे खुला चुनौती दे रहे हैं और लीगल रेमेडीज भी हम इसमें प्रोसीड करेंगे। थैंक यू। और एक सेकंड, एक बात और बहुत महत्वपूर्ण रह गई कि हम, क्योंकि विधायक जी बोलेंगे, एक हमारे प्रत्याशी चंद्रशेखर पासी जी, जो कि हमारे खलासी लाइन से शारदा नगर से प्रत्याशी थे, पत्रकार बंधु वहाँ हमारे थे सब लोग, उनको बीजेपी के एक प्रत्याशी ने 41 वार्ड में बीजेपी के प्रत्याशी ने अंदर, जब उन्होंने वो पर्ची ले रहा था एक बच्चा फर्जी वोटों की, उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उनको थप्पड़ मारा। वहीं बूथ के अंदर उनको थप्पड़ मारे बीजेपी के प्रत्याशी ने। तो हम लोगों ने उसमें ऑनलाइन FIR कर दी है और हम चाहेंगे कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। इसी भी जो हिंदुस्तान के संविधान में
लोकतांत्रिक व्यवस्था दी गई है चुनाव की, उसमें हम शिरकत लेकर के उसको मजबूत करें और उन विचारधारा को, जो महात्मा गांधी जी की विचारधारा थी, सामाजिक जगत की, आपसी प्यार और सौहार्द की, जो नेहरू जी की, पटेल जी की, अंबेडकर साहब की, जो इनकी एक सोच थी कि हम किस तरह का हिंदुस्तान चाहते हैं और किस तरह के हिंदुस्तान में लोकतंत्र को हम आगे बढ़ाएंगे, वो व्यवस्था उन्होंने दी थी। उसी के तहत ये चुनाव होते हैं और उन चुनाव में अगर हमारा प्रशासन पक्षपात करने लगे, जरा सा भी पक्षपात करेगा, तो उस व्यवस्था को धूल धूसित करने का काम करेगा और उसका परिणाम ये होता है जो यहाँ के मतदाताओं ने झेला है। मैं ज़्यादा जगह पर नहीं जा पाया, मैं 2-3 जगह पर गया हूँ, खुद भी वोट डालने गया मैं, लेकिन ये बात सही है कि वोटर को पर्ची देखने का काम पुलिस वाले करें और वहाँ से वापस भेजें। मुझे खुद कहने लगे, मेरे पास में कोई वहाँ BLO नहीं थे, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, किसी भी दल के एजेंट थे, वो सारे बाहर बिठा रखे थे। अरे भाई, एजेंट तो इस बात के लिए होता है कि वो अंदर सुरेंद्र कपिल किसकी ओर डाल रहा, गलत तो नहीं डाल रहा, कहीं वो शब्बीर साथ जी की ओर तो नहीं डाल रहा सुरेंद्र कपिल। इस चीज़ के लिए तो वहाँ जो हमारे एजेंट होते हैं वही देखभाल करके उस व्यवस्था को सुचारू करेंगे, लेकिन वो बाहर बिठा रखे, कक्ष में अंदर वोट पड़ रही, वो सारे बाहर बैठे बेचारे 2-3 कुर्सियों पे, ग्राउंड में बिठा रखे उन्हें। तो उस एजेंट का होने का मतलब क्या हुआ? मेरे कहने की मंशा ये है कि जिस मकसद से और जिस व्यवस्था में ये हमारा लोकतांत्रिक चुनाव की प्रक्रिया बनाई गई थी, वो पूरी तरह से हमारे यहाँ पर व्यवस्थित रूप से नहीं चली है। उसमें झोल थे, बहुत झोल थे। तो हम यही चाहेंगे कि उन सब के ऊपर आप लोग भी, क्योंकि आप तो सब जगह गए हैं और ऐसी बात नहीं जो हमने देखा वो आपने नहीं देखा होगा। ये बात अलग है कि हमारे प्रत्याशी अंदर तक जा सकें, हमने बाहर खड़े होकर के देख लिया, वोट देने गए तो जो हमारे साथ में हुआ हमने वो देख लिया। लेकिन सबसे बड़ी जो इसमें मैंने सबसे बड़ा जो ऐसा वो देखा है, जो लकुना इसमें था, वो ये था कि एजेंट बाहर बिठा रखे थे, किसी एजेंट को अंदर प्रक्रिया को देखने के लिए नहीं बिठाया हुआ था। और मैंने अपने 50 साल के कैरियर में, 55 साल हो गए मुझे वोट डालते हुए, पहली दफ़ा ये देखा है कि एजेंट को अंदर नहीं बैठने दिया, बाहर बिठाया गया और गेट के बाहर, कैंपस के बाहर में पुलिस वाले चेक कर रहे थे, वहीं से वो लोगों को भगा रहे थे। जैसे मेरे पास में BLO की पर्ची नहीं थी, जो कोई देगा होगा, मेरे घर पर पर्ची, वो सादी पर्ची थी, उसी पर उन्होंने मेरे सामने दूसरे आदमी को यह कहा, कहने आप अंदर नहीं जा सकते, हाथ की लिखी हुई पर्ची है, इस्लामिया कॉलेज का मामला, और उसको वापस कर दिया। मैंने कहा भाई मैं तो वापस नहीं जाने का। ये इसका मकसद पर्ची का ये है कि ये प्रेसिडेंट ऑफिसर को या जो वहाँ संबंधित क्लर्क है उसको, उसकी आसानी के लिए है ये कि उसे देखने में दिक्कत ना हो, ढूंढने में टाइम ना लगे। इसका मकसद ये नहीं है कि आप गेट पर वो करें कि ये हाथ की लिखी हुई पर्ची है। तो इस तरह की जो ये कार्रवाई हुई है उससे मतदान प्रभावित हुआ है। बाधी दिल्ली के जंतर मंतर पर बेटियों के साथ में आपने वो वीडियो देखे होंगे जिसमें वो जब मेडल लेकर के आए तो हमारे प्रधानमंत्री जी उन्हें ये कह रहे कि आप हमारी बेटियां हैं, हमारा अपने देश का मान सम्मान बढ़ाया है। अब वो प्रधानमंत्री पता नहीं कहाँ गायब हो गया। वे वहाँ पिटने छिटने लग रही, पुलिस भी उनके साथ में जांचती कर रही, लेकिन प्रधानमंत्री गायब है, उनका पता ही नहीं, बेटियां कहीं हैं। और फिर मैं ना कहते हुए भी ये कह रहा हूँ कि जिसने ये बात कह दी हो कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ, दूसरों के ऊपर तो मुकदमा हो जाता, अब तक सांसद की सदस्यता खत्म हो जाती और वहाँ पर उन्हें सांसद महोदय को जिन्होंने उनकी साथ में जायजती कर रखी,
कोई भी लड़की अपनी इज्जत को सड़क के ऊपर लाने के लिए इतनी हल्की नहीं होती। और जिसने मेडल लिया हो वर्ल्ड लेवल का, और वो लड़की ये कह रही कि मेरे साथ में इस तरह से हुआ है, उसने अपनी इज्जत को ताक पर रख करके तब इस बात को कहा है। और इसमें कोर्ट भी ये कहता है कि अगर लड़की का बयान है तो उसमें कोई जांच की जरूरत नहीं है। अगर वो सुरेंद्र कपिल के साथ में हो जाए तो अब तक 5 मिनट नहीं लगे थी, मुझे बंद कर देते, मेरे पास को एक्ट लगता। और वहाँ पर जो पुलिस का रवैया है दिल्ली की, वो आप सब लोगों के सामने है। आप पत्रकार बंधु देश की नब्ज को पहचानते हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों उसे बचाया जा रहा है सांसद महोदय को, और उसके ऊपर कितने केस हैं, ये भी आप सब लोगों को मालूम है। तो मेरा कहना यह है कि आज प्रधानमंत्री ने जब उन्हें बेटी कहकर उच्चारण किया तो उनको उस बात को पूरी भी करनी चाहिए। मैं ऐसे अधिकारियों का नाम जानना चाह रहा हूँ, आप किन अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं कि जिन्होंने पूरे चुनाव को प्रभावित किया है? यहाँ की सारी प्रशासनिक व्यवस्था A to Z, मैं सभी का नाम ले रहा हूँ। आप कह रहे हैं 3 साढ़े 3 साल, आपको पहले नहीं पता था कि 3 साढ़े 3 साल से हैं? पहले क्यों नहीं उसको? अगर आप सीधा सीधा कह रहे हैं पूरा प्रशासन तो क्या चुनाव से पहले नहीं पता था कि वो 3 साढ़े 3 साल से हैं? नहीं, ये तो आयोग का काम है, ये तो आयोग की जिम्मेदारी है। संज्ञान लेगा भाई, ये तो आयोग की जिम्मेदारी है, आयोग लेना चाहिए, आयोग की जिम्मेदारी है। हम जी एक मिनट, आप हमारे चौथे स्तंभ है, हमारे से ज्यादा आपको मालूम है। सपा या बसपा मुसलमानों को अपनी जेब का वोट समझते हैं, ये जाएंगे कहाँ? ये तो हमारी जेब के हैं, खरीदे हुए हैं, ये जा ही नहीं सकते कहीं। इसलिए उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है और उनके महलों को भी देखने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ उस टाइम में खड़े होते हैं लीडर बनकर जब कौम को बिकवाना होता है। ये तो कौम को बेच रहे हैं एक तरीके से। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा जो चौथा स्तंभ है वो भी बहुत कमज़ोर हो गया। ये जिम्मेदारी अपोजिशन की हमेशा, जब भी अपोजिशन की बात होती थी तो वो प्रेस से होती थी और प्रेस से घबराता था। प्रशासन हमेशा प्रेस से घबराता था और प्रेस अब खामोश हो गई, इसलिए प्रशासन ने भी जो है पर फैला दिए। ये मेरी आप लोगों से विनती है, प्रेस की लाइट हटाने में कि जितना मुझे समय मिला मैंने भरसक प्रयास किया। गला मेरा उसका गवाह है, मेरा गला गवाह है। ये 6,23,000 वोटर तक मैं कैसे पहुंच सकता था, ये तो मैं पहले ही कह चुका हूँ।